अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं। ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था। उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ। तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा, तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर। बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, बहुत हो गया।
सब ऊपर देखते हैं। वहाँ पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या क्या? क्या? भोला कौवा? भोला कौवा? कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा। दूर पहाड़ी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काटते थे। माँ की मृत्यु के बाद वही घर के सारे काम करती थी। समस्या उस दिन होती है जिस दिन मानो के पिता पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे थे। पाँव फिसलने पर वो नीचे गिर जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, घना जंगल है और तू अकेली। पिताजी, अकेली हूँ तो फिर क्या हुआ? बेटी, जंगल में बहुत चोर पक्षी फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा पिताजी, अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो बेटी तुम क्या करती? मैं आपको विदेश के जंगल लेकर जाती और आपका इलाज करवाती। मेरी ना समझ बेटी, इस टूटी हुई झोंपड़ी में रहते हुए भी कितना बड़ा सपना देख रही है। अगली सुबह हो जाती है। पिताजी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो अचानक देखती है कि दूर एक गुफा से कौवे और उल्लू वहाँ से उड़ रहे थे। ये देखते ही मानो चिड़िया चौंक जाती है। उन पक्षियों के जाते ही मानो चिड़िया चुपके से गुफा के पास आती है। अरे, ये कैसे हुआ? गुफा का मुंह तो बंद है, तो फिर वो कौवे और उल्लू पक्षी इस गुफा से बाहर कैसे निकले? हाँ, जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। फिर मानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाती है और उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, पर गुफा का मुंह किसी हाल में भी नहीं खुलता। ऐसा करते करते मानो चिड़िया का पंख एक पत्थर से जाकर टकराता है। बस उसी समय धड़ धड़ करते हुए गुफा का मुंह खुल जाता है। खुल गया, गुफा का मुंह तो खुल गया। खजाना देखकर मानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है और पीछे से धड़ धड़ की आवाज से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। अरे बाप रे, कितना सारा खजाना है! ये तो पापा से सुनी हुई चोरों की कहानियों वाली गुफा लग रही है। लगता है ये कौवों और उल्लुओं का चोरी किया हुआ खजाना है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मानो चिड़िया जब वापस जाने लगती है तो दरवाजा बंद था। वो अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? जरूर यहाँ पर भी बाहर जाने के लिए कोई बटन होगा या फिर कोई मंत्र होगा। अब क्या होगा? पिताजी तो मेरी राह देख रहे होंगे। मानो चिड़िया जब पीछे देखती है तो उसके पीछे एक बड़ा भयानक राक्षस था। कौन हो तुम? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ।
डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें यहीं पर भटकना होगा। लेकिन क्यों? मैंने आपकी किसी भी चीज को पंख नहीं लगाया। अगर कोई इस गुफा में खाली पंख आता है तो वो इस गुफा में भटक जाता है। हो। तो फिर वो पक्षी कैसे निकल गए? वो चोर अपनी चोरी करके यहाँ रख कर जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ से निकल पाते हैं। तो फिर क्या जो वो खजाना यहाँ लेकर आते हैं कभी उसे लेकर बाहर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, जितना वो यहाँ रख कर जाएंगे उतना लेकर जाएंगे। मानो चिड़िया के जो गले में हार पहना हुआ था वो वहाँ रख देती है। तो ठीक है, मैं ये अपना हार यहाँ रख कर जा रही हूँ। अब मुझे जाने दो। आपके अनुसार मैं ये लेकर आई हूँ और यहीं रख कर जा रही हूँ और बदले में कुछ ले भी नहीं रही हूँ। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। ठीक है, जाओ जाओ। मानो चिड़िया की समझदारी के आगे वो राक्षस बुद्धू बन जाता है और गुफा का मुंह खोल देता है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो चोर पक्षी गुफा में आते हैं तो वहाँ हार देखकर हैरान होते हैं। बादल मालिक, ये क्या? ये हार तो हमारा नहीं है और ये सोने का भी नहीं है। हाँ उल्लू, तुम ठीक कह रहे हो, ये हार तो पहले नहीं था। जरूर इस गुफा में कोई आया है। सरदार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, हमारा खजाना वैसे का वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। नहीं नहीं, गुफा के रक्षक जल्दी बाहर आओ। बादल कव्वे के इतना कहते ही गुफा का राक्षस आ जाता है। कहाँ गया था तू? क्या तू गुफा का पहरा नहीं दे रहा था? कौन आया था अंदर और वो बाहर कैसे निकला? एक चिड़िया आई थी यहाँ, वो ये हार रखकर यहाँ से चली गई। अच्छा, तो वो चिड़िया बहुत समझदार है। अगर वो यहाँ से जा सकती है तो दोबारा आकर हमारा खजाना चुरा कर भी जा सकती है। उसे पकड़ना ही होगा। अगले दिन मानो चिड़िया जंगल के बाजार में लकड़ियाँ बेच रही थी। वहीं चोर कौवा अपना भेष बदलकर बाजार में हार बेच रहा था। हार लीजिए, सुंदर सुंदर हार, कम दाम में हार लीजिए। ये क्या देखती हूँ, शायद कोई कम दाम में मुझे हार मिल जाए। फिर मानो चिड़िया वहाँ जाती है और हार देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने हार पर जाती है। अरे, ये तो मेरा ही हार है। चिड़िया अपना पंख बढ़ाकर वो हार उठाने ही वाली थी, तभी वो फिर सोचती है और अपना पंख पीछे कर लेती है। क्या ये हार? हो सकता है ये उन चोरों में से कोई हो। कहीं इसे शक ना हो जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस चिड़िया ने इस हार को उठाते उठाते अपना पंख पीछे कर लिया, पर लिया नहीं। क्यों? क्या ये वही चिड़िया तो नहीं है? देखना पड़ेगा। फिर वो चोर कौवा मानो चिड़िया का पीछा करने लगता है और चिड़िया का घर देख लेता है। मानो चिड़िया अब समझ जाती है कि अब वो बच नहीं पाएगी। किसी भी हालत में उसे यहाँ से भागना ही होगा। पिताजी, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? बेटी, क्यों? कहाँ जाना होगा? ये मैं नहीं जानती पिताजी, लेकिन हमें जाना ही होगा। हम यहाँ और नहीं रह सकते। यहाँ हमारे लिए बहुत खतरा है। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मानो चिड़िया अपने पिता को भोजन खिलाती है और फिर जंगल की ओर निकल जाती। मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। तुम लालची कवि हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है। मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। कवि, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कवि आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ। ये आम बहुत रसीला है।
मैं नहीं खाती तुम्हारा आम, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कपी के पास आती है। अच्छी कवि, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच, तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये लो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कपी से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे, मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भरकर खाना, मेरे अमरूद के बाग से जी भरकर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कपी के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा आप उस बिजली कपी के साथ कहाँ जा रही थी? मानो अब कपी मेरी दोस्त है, हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कपी बहुत धोखेबाज है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी, वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कपी की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कपी कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कपी के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ, जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कपी अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली, देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरी और कपी की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी, जलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चलो भोला जी, सर्दियों के ये दिन मेरी सहेली है ना बिजली, उसके पास गुजार कर आते हैं। लेकिन क्या स्वीटी, उसका घर पक्का है? हाँ पति जी, उसका घर बहुत मजबूत और सुंदर पक्का है। फिर वो दोनों पति पत्नी कपी बिजली कपी के पास आते हैं। बिजली कपी अपनी सहेली से गले मिलती है। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम साथ में रहेंगे, मिलकर जंगल में चोरियाँ करेंगे और लूट मार करेंगे। बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर तो सुंदर होगा, मैंने ये कबूतरी से बनवाया है। जब कबूतरी बाहर से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली, बिजली मेरी सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। माफ करना कबूतरी, अब मेरी सहेली स्वीटी आ गई है, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को अपना दोस्त बना लो। कभी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ या ठंड में मर जाओ, मुझे इससे क्या। बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोती हुई एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया पर विश्वास किया होता और इस कपी पर यकीन ना किया होता तो आज मैं ऐसे बेघर ना होती। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बबली बहन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो,
और आइंदा दोस्त हमेशा सोच समझकर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर बबली कबूतरी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे।
बिजली पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया एक प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ मानो चिड़िया एक गरीब किसान पक्षी की बेटी थी, वहीं चंदू चिड़ा जंगल के अमीर ठेकेदार पक्षी का बेटा था। जैसे ही चंदू के पिता को ये सब पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहता है, चंदू, तू मेरा इकलौता बेटा था और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मैंने तो सोचा था कि दूसरे जंगल की अमीर चिड़िया से शादी करेगा और उसके बाद मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पापा, मैं मानो से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। सुन ले चंदू, तुझे ना ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही मेरा साथ। फिर चंदू चिड़ा अपने पिता का घर छोड़ देता है। चंदू चिड़ा मानो चिड़िया से शादी कर लेता है और वो दोनों एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। चंदू चिड़ा अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। ऐसे ही एक दिन जब चंदू चिड़ा लकड़ियाँ काट कर बाजार बेचने गया हुआ था तो एक बूढ़ी कवि मानो चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, तेरा भला होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगी। मानो चिड़िया को बूढ़ी कवि पर दया आती है। आप तो मेरी माँ के समान हैं। आप अंदर चलिए, मैं आपको भोजन भी देती हूँ और पानी भी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी कवि को भोजन लाकर देती है। बूढ़ी कवि वो भोजन खा लेती है। बेटी, ये तो तुमने बहुत कर दिया। मुझ जैसी बूढ़ी लाचार की तुमने मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तू, तेरा पति और तेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। मानो चिड़िया ये बात सुनकर हैरान होती है। माँ जी, आपके आशीर्वाद का धन्यवाद, लेकिन मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है। मैं और मेरे पति ही इस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मुझे सब पता है। तू गर्भवती है, बस तू अपने और अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रखना। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुझे पूरे 7 बच्चे होंगे। अच्छा बेटी, थोड़ा सा और पानी देना। मानो चिड़िया को बूढ़ी कवि की बात समझ नहीं आती और वो रसोई से पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी लेकर वापस आती है तो वहाँ वो बूढ़ी कवि नहीं थी। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई और वो क्या कह रही थी? शाम को चंदू चिड़ा जब घर आता है तो मानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मानो, तुम किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। तुम गर्भवती हो, ये तो कोई भी तुम्हें बता देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम 7 जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मानो चिड़िया 7 अंडे देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उनकी पड़ोसन बिजली कवि जब मानो चिड़िया को देखने आती है तो 7 बच्चों को देखकर हैरान होती है। चंदू, तू तो पहले ही अपनी पत्नी और अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। अब ये 7 बच्चों को कैसे पालेगा? ये ऊपर वाले ने तुम पर तो जुल्म कर दिया है। ऐसा मत कहिए बिजली बहन, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। मेरे बच्चे अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आए होंगे। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। मानो चिड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले हैं, जो हमेशा मेरा साथ देने को तैयार हैं। अब मानो चिड़िया अपने 7 बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। दूसरी ओर चंदू चिड़ा दिन रात लकड़ियाँ काटता और पहले से दुगनी मेहनत करता था। ऐसे ही समय बीत जाता है। मानो चिड़िया के बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं। मम्मा, सभी पक्षियों के दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी कहाँ हैं? तभी मानो चिड़िया की छोटी बेटी बोलती है, हमारे दादा गंदे हैं, हमारी मम्मा और पापा दोनों को पसंद नहीं करते और वो हमें भी पसंद नहीं करते।
तभी तो वो हमारे पास नहीं आते। ये सुनते ही मानो चिड़िया अपने बच्चों को डांटती है और उन्हें कहती है, बच्चों ऐसी बात नहीं करते। आपके दादाजी हमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे बाहर खेल रहे थे। भैया वो देखो, नदी के पास कोई पानी में डूब रहा है। हाँ बहना, तुम सच कह रही हो, चलो सब मिलकर उसे निकालते हैं। वो सातों बच्चे नदी पर जाते हैं और उस डूबते हुए चिड़े को बचाते हैं। अंकल आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी से निकाल दिया। पानी पीते हुए मेरा पाँव फिसल गया था और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम सब ना आते तो आज मैं मर जाता। बच्चों तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं मिलकर उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकल मेरे पापा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, वो तो बाजार लकड़ियाँ बेचने गए होंगे। और मम्मा सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती हैं और कपड़े भी सिलाई करती हैं। बच्चों ऐसा क्यों है? आपके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं? अंकल मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो विदेश के जंगल में जाकर नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पिता इसी जंगल में रहते हैं। वो बीमार हैं, इसलिए मेरे पिता भी चाहते हैं कि वो इसी गांव में ही रहे। अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अंकल मेरे पिता का नाम चंदू है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। फिर उसे पता चलता है जो 7 बच्चे उसके सामने खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पोते पोतियां हैं। बच्चों मुझे अपने घर ले जाओ। फिर मानो चिड़िया के बच्चे अपने दादा को लेकर घर आते हैं। पिताजी आप इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं इसी जंगल में रहूंगा तो आप मुझे मिलने कभी ना कभी जरूर आएंगे। मेरे बच्चों मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। फिर चंदू का पिता अपने बेटे, बहू और सारे बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है।